जी साइलेंट प्लीज, और मुझे बताइएगा लास्ट कौन सी एग्जांपल की बेटे? ओके बेटे साइलेंट। एग्जाम्पल नंबर 21 तक हम डिस्कस कर चुके और आपने ये प्रैक्टिस कर ली होगी बेटे। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 22 और 23, 22 की जहाँ तक बात है, ये हम जब तक नहीं कर सकते जब तक आपका IAS 20 नहीं हो जाता, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है गवर्नमेंट ग्रांट एंड लीज, ये उसके बाद पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को साथ साथ मैं मेंशन करती चली जाती हूँ बेटे, आप बात नहीं सुन रहे। ऐसे क्वेश्चंस को मैं मेंशन करती चली जा रही हूँ, जब वो रेलिवेंट टॉपिक्स हो जाएंगे तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अनअटेंडेड नहीं छोड़ देना इन क्वेश्चंस को, और ये आप होगा आफ्टर चैप्टर नंबर 1। एग्जाम्पल मैं बात करी हूँ एग्जाम्पल नंबर 22 की। चैप्टर नंबर 1 आपके IAS 20 को कवर अप करता है, गवर्नमेंट ग्रांट एंड लीज, हम उसके बाद इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ आए तो बेटे इसमें 3 नॉन करंट एसेट्स का जिक्र किया गया है। 3 डिफरेंट क्लासेस आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की गिवन है, ऑफिस बिल्डिंग, इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जो आपका पॉइंट नंबर 3 है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कवर अप कर रहा है, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी ग्रिप होनी चाहिए IAS 23 पे, बोरिंग कॉस्ट पे, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसका पॉइंट नंबर 3 नहीं अभी हम कर सकते, बाकी आज हम कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 23 एंड 24 को। 23 का सिर्फ पॉइंट नंबर 3 जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कवर अप कर रहा है, ये हम आफ्टर चैप्टर नंबर 2 कम बैक इस पे आएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 23 में डिटेल में डिस्कस करूंगी और आपने मुझे सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, अब इनमें वर्किंग कुछ ज़्यादा है। जो आखिरी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स होती हैं, पूरे चैप्टर में जितने पॉइंट्स आपने पढ़ लिए हैं और इवन जो प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं, उन सबको कवर अप करता है। ठीक है, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है और फौरन मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ बढ़ने से पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट आपको पेज नंबर 178 पे गिवन है, कोई आपस में बात नहीं करेगा, बुक पे कंसंट्रेशन। In accordance with IFRS, prepare a note on property, plant and equipment for inclusion in the ML's financial statement for the year ended 31st December 2018. ये PP का नोट पढ़ के आए हुए हो आप IAS 16 डिस्क्लोजर नोट, जिसको मैंने कहा था क्या नाम देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलो वो जरा स्टेटमेंट का फॉर्मेट मेरे साथ रिकॉल कीजिएगा जरा। सबसे पहले पोर्शन में कॉस्ट की डिटेल, सेकंड पोर्शन में अच्छा वहां पे उसने उस चैप्टर में बहुत ही सिंपल दिया हुआ था एडिशन और डिस्पोजल, लेकिन अब हम क्योंकि सारी एडजस्टमेंट पढ़ चुके, आराम से मेरे साथ सारा रिकॉल करना है, सारा रिवाइज करना है। मैक्सिमम क्या एडजस्टमेंट उसमें आ सकती है वो अब हम कवर अप कर चुके। तो गौर से सुनिएगा, कुछ मैं आपसे पूछूंगी, कुछ आप बताइएगा। कॉस्ट वाले सेक्शन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ब्रॉड डाउन। ओके, ब्रॉड डाउन में सबसे पहले मुझे वो पॉइंट्स अब बताओ जो इसमें ऐड होंगे कॉस्ट में। सबसे पहले एडिशंस, फिर सरप्लस, ये 2 चीजें क्या होनी है, ऐड होनी है। इसके अलावा कुछ और ऐड होना। अब आप इंपेयरमेंट भी पढ़ चुके, जरा इंपेयरमेंट की एंट्री बताइएगा जब वो क्वेश्चन में कहते हैं क्यूमुलेटेड अकाउंट नहीं चाहिए हमें। इंपेयरमेंट लॉस को डेबिट करते हो और एसेट को, तो इसका मतलब है कि अगर हम एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो इंपेयरमेंट को रिकॉर्ड करना कैसे सीखा, इंपेयरमेंट को डेबिट कीजिए और एसेट को, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट का बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा, ऐड करोगे या माइनस करोगे। शाबाश, रिवर्सल की एंट्री पे आइए। इसी मेथड एसेट को डेबिट करोगे और इंपेयरमेंट की रिवर्सल को क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि अगर एक्यूमुलेटेड का अकाउंट नहीं है, वो मेथड है,
तो हमें रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का इफेक्ट भी एसेट अकाउंट पे देना पड़ेगा, और उसमें एसेट डेबिट होकर बढ़ रहा है, उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। क्लियर हुई बातें? अब भाई क्या सीखे हम, ऐड की पहले बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस में एडिशंस भी ऐड होंगी, सरप्लस भी ऐड होगा अगर इवैल्यूएशन मॉडल है। उसके अलावा अभी अभी क्या ऐड किए आप, इम्पेयरमेंट लॉस या रिवर्सल, रिवर्सल। अब माइनस की तरफ आई, क्या क्या माइनस करना है, डेफिसिट और डिस्पोजल और इम्पेयरमेंट लॉस। एक चीज रह गई, हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल करना होता है ना, उसको उसने क्या नाम दिया था प्रीवियस, रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। उसमें नॉर्मली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि शायद रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट का मतलब है वो जो हम सरप्लस और डेफिसिट को पर एनम पे एडजस्ट करते हैं, शायद वो वैल्यू होती है, ये वो वैल्यू नहीं होती। उसकी एंट्री क्या पढ़ी हुई है, वो आपने जब सरप्लस और डेफिसिट को पर एनम बेसिस पे हम एडजस्ट करें, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, वैल्यू को रीवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल रहे हैं और किधर ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी एंट्री आपने पढ़ी हुई है। सरप्लस अकाउंट डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, क्या ये पढ़ी हुई है? इसमें कहीं एसेट का वर्ड यूज हुआ? इसका मतलब है ये आपके उसमें नोट में नहीं आएगा। वहां पे जो रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट है वो किसकी है, डेप्रिसिएशन की। ये भी डेप्रिसिएशन की है, लेकिन कौन से वाली कि आप जो लास्ट टाइम में रिवैल्यूएशन हुई थी तब से लेके जो अब तक की रिवैल्यूएशन या कोई भी चेंज आ रहा है उसके दरमियान में जितना डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस एक्यूमुलेट हो चुका है उसको आपने कैंसिल करना है। और उसकी एंट्री पढ़ी है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। मतलब ये एसेट में से भी माइनस होना है और इसके सेकेंड पार्ट में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से भी जाकर माइनस होना। समझ में आ गई? ये रिकॉल हो गया सारा? जल्दी से जरा बना के दिखाओ स्टेटमेंट का फॉर्मेट, फिर पढ़ते हैं, वैल्यूज उसमें पुट करते हैं। बनाओ जरा, ऊपर हेडिंग दो, नोट ऑफ, या प्रॉपर लिख दो, स्टेटमेंट ऑफ पीपीई लिख दो, या डिस्क्लोजर नोट ऑफ पीपीई लिख दो। ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को पुट डाउन करो, है क्वेश्चन में या नहीं है, एक दफा प्रैक्टिस करते हैं। पहले ऐड वाले पॉइंट्स लिख लो, फिर माइनस वाले पॉइंट्स लिख लो। हाँ ठीक है, ये भी लिख रहे हो। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल है और जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो भी आना है इटसेल्फ, वो माइनस हो जाएगा। जी बिल्कुल, बस यही पॉइंट्स हैं बेटे। इम्पेयरमेंट लॉस होगा तो ऐड करेंगे और रिवर्सल होगा तो माइनस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। आपको जगाने के लिए भी जरूरी होता है ना। और अगर रिवर्सल होगा तो ऐड करेंगे। शाबाश जी। कॉस्ट की डिटेल दे दी बेटा सब बच्चों ने? चलो भाई, अब रिपीट करते हैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डिटेल। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरफ बढ़ें। चलो उसके बी सेक्शन में ब्रॉड डाउन लिखोगे। अब पहले सुने बात गौर से, रिवीजन करते हैं, फिर मुझे लिख के दिखाइएगा। ब्रॉड डाउन लिखा, पहले बताओ क्या क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड करना है आपको? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, और सिर्फ एक ही चीज ऐड करोगे और वो क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब माइनस क्या क्या करते हैं यहां से? रिवैल्यूएशन एट क्या?
तो लेस करना भी हम पहले ऐड की बात कर रहे थे ना, अब हम लेस की बात बाद में करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, आप सही कह रहे हो, लेकिन वो भी हमने बात नहीं की। चलें भी दोबारा से बढ़ते हैं, पहले ऐड वाले पॉइंट की बात करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ब्रॉट डाउन में क्या ऐड करना है? जस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब आइए माइनस की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्या माइनस करोगे? रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट और डिस्पोजल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसके अलावा और आपने कुछ भी माइनस नहीं करना। तो आपके पास क्या आएगा? कैरी डाउन। फिर आखिरी लाइन में क्या करना है? बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट का कैरी डाउन। वो कैसे आएगा? कॉस्ट के कैरी डाउन में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन माइनस कर दोगे। चलो बनाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बना लिया बेटे? चलो बॉय साइड आप भी बेटा कंप्लीट करो इसको। बेटा फॉर्मेट बना लिए? अच्छा, जी बच्चे फॉर्मेट इज रेडी। चलें भाई, आइए रिक्वायरमेंट वाले पेज पे आइए, देखते हैं किस एसेट पे क्या अप्लाई करना है। रेलेवेंट डिटेल को पहले पढ़ते हैं। ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा भाई? स्ट्रेट लाइन। लाइफ कितनी अज्यूम करी? 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स के साथ हिस्टेरिक का साइन जरा पढ़ लीजिएगा। रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन, अंडरलाइन कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने बोल्ड करके लिखा हुआ है रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन। आगे बढ़िए। इसके लिए सबसीक्वेंट मेजरमेंट मॉडल कौन सा यूज हो रहा है? रिवैल्यूएशन। इक्विपमेंट की बात करें तो डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से 20% रेट है और कॉस्ट पे लेके चलना, ये तो बात ही बहुत आसान होगी। तो चलिए बिल्डिंग की मिलके वर्किंग करते हैं, और उसके बाद फॉर्मेट का आपने रेडी कर लिया हुआ है। इस फॉर्मेट में आपने बिल्डिंग की डिटेल को मुझे पुट करके दिखाना है, ठीक है। पढ़ते हैं भाई। बैलेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2018, और वो आपके पास कितना है? 240 मिलियन। कहता है या तो ये कॉस्ट है या फिर ये रिवैल्यूड अमाउंट है, ऊपर लिखे हुए ना। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36 की है। रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू द ऑफिस बिल्डिंग एज एट 1 जनवरी 2018 अमाउंटेड टू ₹8.5 मिलियन। इस साल के शुरू में जो सरप्लस बिल्डिंग से रेलेवेंट आपके OCI में पड़ा हुआ है, वो कितने का पड़ा हुआ है? 8.5 मिलियन। अब बिल्डिंग से रेलेवेंट नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बेटा उसने दी हुई है, जरा आइएगा पॉइंट नंबर 4 की तरफ। यहां क्या कहता है? कहते हैं ऑन 31 दिसंबर 2018 the revalued amount of the office building was assessed at 178 million by precise valuer and independent valuation firm, and value in use of the office building at 31st December 2018 was estimated at 186 million। तो इस साल के शुरू में भी वो कहता है कि आपके पास रिवैल्यूएशन हुई हुई है। आगे बढ़ते हैं जनाब, वापस आते हैं यहाँ पे। ऑफिस बिल्डिंग में 1 जनवरी 2018 को बेटे आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस और रिवैल्यूएशन ऑलरेडी बिफोर दिस ईयर रिवैल्यूएशन हो चुकी थी। तो बिल्डिंग के ऑपोजिट जो उसने 240 की वैल्यू बेटे आपको दी हुई है, ये क्या है? ये आपकी रिवैल्यूड अमाउंट है। और रिवैल्यूड अमाउंट की बेस पे जब आपने ऑनवर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करना होता है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? रिवैल्यूएशन के बाद जो रिमेनिंग लाइफ है उससे डिवाइड करते हैं। और उसने वहां पे आपको पहले ही बता दिया कि बेटे रिमेनिंग लाइफ आपके पास कितनी है? 20 ईयर्स। तो एक काम करते हैं, 240 डिवाइडेड बाय 20 कीजिएगा।
12 आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, पर एनम डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ रहा है अगेंस्ट बिल्डिंग 12 मिलियन, सबके पास यही आ रहा है। एक्यूमुलेट कितना हो चुका है? 36। तो इसका मतलब ये आफ्टर रिवैल्यूएशन कितने टाइम्स डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है, वो चेक करो। 3 टाइम्स। कैसे किया? टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर एनम, 36 डिवाइडेड बाय आपने 12 किया, तो इसका मतलब है ये रीवैल्यूड हो चुका है 3 इयर्स। 3 इयर्स सॉरी, ये डेप्रिशिएट हो चुका है आफ्टर रीवैल्यूएशन। तो रिमेनिंग लाइफ अब कितनी है? 17 इयर्स। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, तो जरा मुझे करंट ईयर में बिल्डिंग को डिटेल में सॉल्व करके दिखाइएगा। पहले आप सॉल्व करो, फिर इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करती हूँ। स्टार्ट कीजिए। सिर्फ 1 ईयर की इंफॉर्मेशन को आपने सॉल्व करना है, डिस्कस कर दिए। सिर्फ 1 ईयर की इंफॉर्मेशन को सॉल्व करना है। उसमें याद रहे सरप्लस का ब्रॉड डाउन गिवन है, उसकी एडजस्टमेंट नहीं भूलनी ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग लाइफ। हाँ जी, किसने कर लिया? नहीं समझ में आ रहा? चलो इधर देखो, 1 जनवरी 2018, पहले तो इधर आइए, सरप्लस की मैं एडजस्टमेंट करती हूँ। सरप्लस का ब्रॉड डाउन वो कितना बता रहा था? एडजस्टमेंट करो। 8.5 को मैंने किससे डिवाइड करना है? रिमेनिंग लाइफ। रिवैल्यूएशन 3 इयर्स बिफोर हुई, तो 20 में से 3 साल गुजर चुके, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी? 70।
डिवाइड किया 0.5, तो इसका इस वक्त मेरे पास सरप्लस का कितना कैरी डाउन पड़ा हुआ है 8। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कुछ स्टूडेंट को भी राउंड करते हुए चेक किया, उन्होंने ये सरप्लस डिस्क्लोजर नोट में एडजस्ट किया हुआ है, 0.5 को माइनस किया हुआ है कॉस्ट में से भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी। और मैंने थोड़ी देर पहले सारी रिवीजन करवाई और आपसे कहा कि ये जो सरप्लस की या डेफिसिट की पर एनम एडजस्टमेंट होती है, इसको कभी भी डिस्क्लोजर नोट में कॉस्ट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऑपोजिट एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि इसके बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ है, इसकी एंट्री पड़ी हुई है कि सरप्लस अकाउंट को डेबिट करो, उसमें से ये डेबिट करके माइनस कर रहे हो, और रिटेन्ड अर्निंग को क्या करो, क्रेडिट करो। कितने से? 0.5 से। इसमें कहीं एसेट का मैंने वर्ड यूज किया या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज किया? नहीं। इस वैल्यू ने डिस्क्लोजर नोट में नहीं आना। पहले बात क्लियर हो गई? आगे बढ़िए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करेंगे, पहले रीवैल्यूएशन कर लें या डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करें? मैंने क्या सिखाया हुआ है? हमेशा पहले डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, उसके बाद बुक वैल्यू, फिर उसका न्यू वैल्यू के साथ कंपैरिजन। हमने यूं ही बात करी हमेशा। चलें जी, आइएगा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करते हैं। मेथड कौन सा, स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग? स्ट्रेट लाइन। तो डेफिनेटली जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो आपके पास 2018 में भी कितना आएगा? 12 ही आएगा। बुक वैल्यू कितनी हो गई? देखो आपके पास न्यू वैल्यू कितनी थी, वो रीवैल्यूड अमाउंट 3 इयर्स बिफोर 240 या 204? 240 माइनस जो पिछले सालों का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है। क्यों माइनस कर रही हूँ? 3 सालों के बाद रिवैल्यूएशन चौथे साल के एंड में हो रही है, तो ये जो बीच में टाइम गैप था, कहीं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल नहीं हुआ था, तो पिछले सालों का भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैंसिल करना है और दिस ईयर का भी एक्सपेंस कैंसिल करना है। तो बुक वैल्यू 192। और वो क्या कहता है, वो मैंने पॉइंट आपको पढ़ाया, रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हो तो वो क्या कहता है? कहता है कि अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई हुई है? 178। सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ? कितने का डेफिसिट हुआ? टेल मी, कितने का डेफिसिट हुआ? 14 का। अब मुझे बताओ आगे फर्दर क्या सीख कर आए हुए हो? डेफिसिट को रिकॉर्ड करवाना बताओ मुझे, कैसे रिकॉर्ड करूं डेफिसिट को? डेफिसिट को 1 टाइम या 2 टाइम? क्योंकि मेरे पास प्रीवियस सरप्लस का बैलेंस अभी पड़ा हुआ है, मैंने 2 टाइम डेबिट करना है, एक दफा ओसीआई के ऑपोजिट और एक दफा ओआई के ऑपोजिट। क्रेडिट किसको करना है? एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना सीखे। अच्छा, अब मुझे बताइए ओसीआई के ऑपोजिट कितना आना है? 8। डेफिसिट फिर बकाया 6 और ये टोटल कितने से? 14। अब जब आप ये एंट्री करोगे एसेट के अकाउंट में कॉस्ट की डिटेल में जाके, ये 14 को डील करोगे, 8 को या 6 को? जो एसेट के ऑपोजिट वैल्यू है 14, एसेट क्रेडिट हो रहा है 14, आपने क्या करना है? वहां से जाकर माइनस कर देना है। किस नाम से? डेफिसिट के नाम से। वर्किंग कर रहे हो, आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ रही है। यहां तक हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल करना है? करना है ना? कितनी जो अब तक नहीं कैंसिल हो चुकी? 3 पिछले सालों की और चौथे साल की। ये कितनी डेप्रिसिएशन कैंसिल करनी है? 48। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और क्या था? एसेट अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 48। इसको वो नाम देता है रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट का। ठीक है, इसको जाके आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से भी माइनस करना है और एसेट से भी माइनस करना है। और एक और बात सिखाई थी, इस साल के एंड में एसेट की वैल्यू कितनी आ गई? तो जब आप इसकी डिटेल बनाओगे, एसेट का ब्रॉड डाउन कितना आ रहा होगा, कैरी डाउन कितना आना चाहिए? सारी एडजस्टमेंट करो, देखो आता 178। अपनी स्टेटमेंट पूरी करो। इसका मतलब मुझे खुद ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए थे, आपसे करवाने चाहिए थे। करके दिखाओ जल्दी। इम्पेयरमेंट रिव्यू नहीं वो करवा रहा, सिर्फ रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ लेके जा रहा। उसके लिए मुझे वो नेट फेयर वैल्यू भी चाहिए थी और फिर उसका वैल्यू यूज के साथ कंपैरिजन करके रिकवरेबल अमाउंट, अगर ये कहता तो फिर हम उसको भी अकाउंट फॉर करें।
जल्दी जल्दी कंप्लीट करें आप। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डिटेल भी कंप्लीट करो। हाँ जी जनाब, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो? हाँ 36 लिखेंगे ना, पिछले सालों की डेप्रिसिएशन ब्रॉट डाउन होती है। बेटे आपने कंप्लीट किया? ठीक है। जब क्वेश्चन करते हैं खुद पे ज्यादा रिलाई करते हैं और खुद को समझाते हैं आई कैन डू इट। ठीक है। स्टिल बच्चे हेजिटेट कर रहे हैं। सॉल्व हो गया? गर्ल्स की साइड पे हो गया? हाँ जी बॉयज कितना टाइम चाहिए? ठहरो मैं कुछ नेक्स्ट भी आप ही से काम करवाती हूँ। आपको प्रॉब्लम आएगी, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो। लेकिन कुछ समझ में आया है? चलें भाई आगे बढ़ते हैं। इक्विपमेंट को सॉल्व करते हैं। कम टू पॉइंट नंबर 2। मैं 24 बहुत डिटेल्ड एग्जांपल है, वो भी मैंने आपसे ही करवानी है। आज मुझे नेक्स्ट क्लास कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाए, मैंने आपसे काम करवाना है। आइए इक्विपमेंट की तरफ। इक्विपमेंट के लिए कौन सा मॉडल कह रहा है यूज करें, जरा पढ़ लीजिएगा। वो कॉस्ट मॉडल है और डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग। तो इसका मतलब है कि इक्विपमेंट के ऑपोजिट अंडरस्टूड बात है, ये रीवैल्यूड अमाउंट नहीं है, ये कॉस्ट है। इक्विपमेंट की कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2018 आपको कॉस्ट गिवन थी 190 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो थी वो है 60। आगे बढ़ते हैं। इसमें लाइफ को असेस करने की जरूरत है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और जबकि रिवैल्यूएशन मॉडल भी ना हो, हमें क्या कंसर्न कितना अरसा ये एसेट यूज हो चुके हैं। ये हमें कंसर्न कब होता है? जब लाइफ की बेस पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करें और स्पेसिफिकली रिवैल्यूएशन मॉडल हो। पॉइंट नंबर 2 इक्विपमेंट से रेलेवेंट है। क्या कहते हैं? ऑन 1 सितंबर 2018 a new equipment was acquired by making payment of rupees 70 million to the supplier. An old equipment was also given in exchange. कुछ याद आ रहा है? एक्सचेंज, रिप्लेसमेंट। पुराना एसेट बेचे और नया एसेट लिए। तो जरा याद कीजिए नए एसेट की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या सीखा हुआ है? पुराने एसेट की जो ट्रेड इन वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू, कैश पे किया हो तो ऐड कर देते हैं और कैश रिसीव किया हो तो माइनस। अब आपने बेटे जो नया एसेट खरीदा है उसके लिए पेमेंट की है 70 मिलियन की, और जो ओल्ड इक्विपमेंट दिया है उसी सप्लायर को एक्सचेंज में, उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है ओल्ड एसेट की भी न्यू एसेट की भी। ओल्ड एसेट की 21 है और न्यू एसेट की कितनी है? 93। अब वहां पे हम सीख कर आए जब फेयर वैल्यू दोनों की गिवन हो तो किसकी फेयर वैल्यू को बेस बनाते? ओल्ड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। ठीक है, तो फेयर वैल्यू जो एसेट गिवन अप है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 21। तो 21 प्लस 70 91। इसका मतलब है नया एसेट मार्केट में अवेलेबल तो 93 पे था, लेकिन हमने कितने में उससे डिस्कस करके निगोशिएट करके कितने में ले लिया? 91। तो हमने जितने में लिया हमारे लिए वो कॉस्ट बनती है, बाकी उसने हमें डिस्काउंट दे दिया।